हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। पहले समझ लेते हैं प्रिज्म क्या है। किसी समांगी पदार्थ की वह आकृति जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। एक हमारा समतल पृष्ठीय, एक हमारा समतल पृष्ठीय और इसके अंदर एक समांगी पदार्थ भरा रहता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक प्रिज्म है। ठीक है, दो तल होंगे, दो क्या होगा, तो दो समतल पृष्ठ होंगे, किसी कोण पर झुके हुए होंगे। ठीक है, और जिस कोण पर झुके होते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। ठीक है, जिसे हम इसे दिखा सकते हैं। ये प्रिज्म का आधार होता है नीचे वाला, ये अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब हमने ये बना रखा है, ये इसका अविलंब होगा, जो ये आपकी ये समतल पृष्ठ है उसके जस्ट लंबवत होगा। कैसा होगा? लंबवत, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री और ये भी इसका अविलंब होगा। ठीक है, जैसे दर्पणों में होता था अविलंब, ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी अविलंब होगा। अब देखते हैं इसमें, अब हमने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला फेस यहाँ पे आ गया, ये वाला जो पृष्ठ था वो यहाँ पे आ गया। ये नीचे से प्रिज्म का आधार दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारे अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ये हमारा प्रिज्म कोण हो गया और ये हमारा प्रिज्म आधार। ठीक है, अब सपोज कर लो यह अगर समबाहु प्रिज्म होता तो यहाँ पर ए की वैल्यू ऑटोमेटिक कितनी हो जाती? समबाहु, जैसे एक समबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें तीनों कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और एक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का, 60 डिग्री का। तो ऐसे ही इसमें प्रिज्म कोण कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या हैं? एक अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म कोण, अपवर्तक कोण, प्रिज्म का आधार। ठीक, अब समझते इस वाले प्रिज्म कोण को। वैसे मैंने ये थोड़ा सा बना रखा है, पर फिर भी मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये हमारा प्रिज्म कोण, ये एक लंबवत अविलंब है इसका। यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण डाली इसके ऊपर, प्रिज्म के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या होगा, वैसे जानी चाहिए थी सीधे, पर जब भी किरण बिरल से, इसमें कोई पदार्थ भरा है, से बिरल से सघन में जाएगी तो ये हमारा अविलंब, अविलंब की ओर झुक जाएगी। ये सीधी न जा करके थोड़ी सी इधर मुड़ जाएगी, मुड़ गई। ठीक, अब यहाँ पे भी एक अविलंब होगा। अब इसमें क्या होगा, ये किरण यहाँ पे आई, ये हमारा अविलंब है, तो जब भी किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ठीक है, अब देखो किरण जा रही थी सीधी, सीधी जा रही थी, पर अब वो फाइनल जो किरण है वो कैसे जा रही है? ऐसे। ठीक है, हमने इसको पीछे बढ़ा के देखा तो वह जानी चाहिए थी ऐसे जा रही है, ऐसे मतलब अपने मार्ग से कितना एंगल विचलित हो गई। ठीक, तो इस किरण के और इस किरण के बीच हम कोण देखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं अब यहाँ से। ये हमारा प्रिज्म है, एक आपतित किरण है, आपतित किरण अविलंब से टकराई, टकराने के बाद बिरल से सघन में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाएगी। ये आगे किरण जानी चाहिए थी सीधे, पहले इसका मार्ग ये वाला था, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, पर वो ऐसे जाने लग गई। ठीक है, उसके बाद फिर से सघन से बिरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी। अब ये फाइनल ये जा रही है, हमारी जानी चाहिए थी पहले में इस पे, अब फाइनली ये बाहर यहाँ से होकर के जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि वह अपने मार्ग से कितना विचलित हो गई, अपने मार्ग से कितना विचलित हो गई। तो बस इसको पीछे से थोड़ा बढ़ा के देखते हैं और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसे बोलेंगे विचलन कोण। अपने मार्ग से कितना डिग्री विचलित हो गई, इसे बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, अब किरण जिस कोण पर आती है, ठीक है, स्टार्टिंग में जिस कोण पर आती है तो उसे बोलते हैं आपतन कोण, आई। ठीक है, अंदर गई, अविलंब और जाती हुई किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे अपवर्तन कोण बोलते हैं, जिसमें हमने इसको बोल दिया R1 और इस वाले को बोल दिया R2। फाइनली ये हमारी बाहर की तरफ चली गई। ठीक है, तो आई आपतन कोण, R1 अपवर्तन कोण, और जो R होगा उसे बोलेंगे हम निर्गत कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? निर्गत कोण। तो हमें सिर्फ इससे और इससे ज़्यादातर लेना देना है।
ठीक है, इन सबसे ज़्यादा लेना देना नहीं है और इस वाले से लेना देना है। ठीक है, ए हमारा प्रिज्म कोण हो गया, डेल्टा क्या हो गया, हमारा विचलन कोण हो गया। ठीक, अब हम समझते हैं अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। ठीक है, अल्पतम का मतलब सबसे कम विचलन। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो डेल्टा एम का मान है वो बदलता रहता है। कैसे? जैसे जैसे आप इस आई का मान बढ़ाएंगे, जिस आई का मान बढ़ाएंगे, वैसे इन दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा कम है, अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, तो क्या होगा कि डेल्टा एम पहले तो क्या होगा, डेल्टा एम आपका कम होता चला जाएगा, इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। हम आई को और थोड़ा सा बढ़ा दें तो और कम होता चला जाएगा। आई के एक ऐसे मान पर डेल्टा एम का मान सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम आई को बढ़ाते चले जाएंगे डेल्टा एम का मान भी कम होता चला जाएगा। आई बढ़ेगा तो डेल्टा एम घटेगा, पर एक ऐसे पॉइंट पर आकर के आई का मान इतना बढ़ा दें कि डेल्टा एम का मान सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम आई का मान और बढ़ाते चले जाते हैं तो डेल्टा एम का मान बढ़ता चला जाता है। पहले कम होता चला जाएगा, पहले इन दोनों के बीच में गैप कम होगा, फिर एक निश्चित स्थिति पर आकर के वह सबसे कम हो जाएगा, और फिर उसके बाद आई का मान और बढ़ाते चले जाएंगे तो ये फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसको इस ग्राफ से समझते हैं। ये हमारा डेल्टा एम है। ठीक है, ये हमारा आई है। तो जैसे जैसे हम आई बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे हम इस ग्राफ पर इधर की तरफ बढ़ेंगे तो डेल्टा एम का मान ये धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे हम ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे धीरे 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 आई का मान इस वैल्यू पर डेल्टा एम का मान सबसे कम। इसके बाद जैसे हम इस आई को और बढ़ाएंगे तो डेल्टा एम का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम, जो सबसे कम वैल्यू आई, एक आई के एक निश्चित मान पर डेल्टा एम की जो वैल्यू आई है वो सबसे कम आई है, तो इसी को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। आपतन कोण आई को धीरे धीरे बढ़ाने पर, आपतन कोण आई को धीरे धीरे बढ़ाने पर प्रारंभ में विचलन कोण का मान घटता जाता है, और विशेष आपतन कोण पर, ठीक है, विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। यह आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए, यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए, ठीक है, तो विचलन कोण का मान फिर से बढ़ने लगेगा। विचलन कोण को इस न्यूनतम मान के कारण इसे प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना, अपवर्तन कोण का मान यदि अगर धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो वह डेल्टा एम का मान कम होता चला जाता है, और आई के विशेष स्थिति पर आकर के डेल्टा एम का मान सबसे कम हो जाता है। उसके बाद अगर हम आपतन कोण को और थोड़ा सा बढ़ाएं तो डेल्टा एम का मान बढ़ने लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, माना किसी प्रिज्म का कोण ए तथा किसी विशेष रंग की किरण के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम हो। ठीक है, तब प्रिज्म का अपवर्तनांक, ठीक, तो हमने देखा n = साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है साइन आई बट्टे साइन आर, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे। अभी कैलकुलेशन जो है वो आपकी 12th में है, 10th में सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, इसका डेरिवेशन नहीं दे रखा, तो हमने इसको कराया भी नहीं है। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर, आई = हमारा ए और डेल्टा एम रिलेशन आता है a + डेल्टा एम बाई 2, और जो आर होता है वो होता है a/2। तो हमने क्या करेंगे, आई का मान यहाँ पर लगा देंगे, आर का मान यहाँ पे लगा देंगे, तो n = आया साइन a + डेल्टा एम बाई 2 अपॉन सबके अपॉन साइन a/2। सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, क्वेश्चन इस पे आएंगे हमारे। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो ये प्रिज्म जो है, हम इसको इतना पतला कर दें कि ए का मान लगभग 5 डिग्री से कम आए, क्या आए, 5 डिग्री से कम हो जाए, तो इसे बोलते पतले प्रिज्म से उत्पन्न विचलन। इसमें क्या होगा, यदि किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक कोण ए बहुत छोटा हो तो ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। ए का मान 5 डिग्री से कम हो तो उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। किसी पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, जो विचलन हो रहा था ज़्यादा वो छोटा होता है इसके लिए। ठीक, अब इसमें कंडीशन है हमारी, क्या कंडीशन है, यदि ए का मान 5 डिग्री से कम हो तब क्या करेंगे हम, जो साइन a + डेल्टा एम बाई 2 है उसको हम लगभग बराबर लिखेंगे a + डेल्टा एम बाई 2, साइन इसमें से हट जाएगा। ऐसे ही साइन a/2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/2, सिर्फ a/2। ठीक है, तब हमारा अपवर्तनांक क्या आ जाएगा, साइन a + डेल्टा एम बाई 2 की जगह क्या लगेंगे, सिर्फ a + डेल्टा एम बाई 2,
यहाँ से साइन A/2 की जगह सिर्फ A/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इजिकल टू A प्लस डेल्टा m बाई A। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक रिलेशन आएगा डेल्टा m इजिकल टू A(n-1)। ठीक है, अब हम एक चीज़ देखते हैं कि डेल्टा m जो निर्भर किस बात पर निर्भर कर रहा है, n पर और A पर। ठीक है, डेल्टा m का मान कम होगा या ज़्यादा होगा उसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा और उसके प्रिज्म कोण पर निर्भर करेगा, पर डेल्टा m कम या ज़्यादा इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि I का मान कितना है। ठीक है, क्योंकि इसमें I आ ही नहीं रहा है। डेल्टा m इनवर्स नॉट मतलब ये इसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। तो हम इसको दिखा सकते हैं डेल्टा m किसी भी कोई निर्भर ना करे, अगर कोई किसी के ऊपर निर्भर ना करे तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रॉस करने का तरीका ऐसे नहीं, हमने डायरेक्ट इसको काट दिया। तो डेल्टा m निर्भर करेगा उसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर, डेल्टा m निर्भर करेगा उसके प्रिज्म कोण पर I पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा m n पर निर्भर करता है और n किस पर निर्भर करता है, 1/λ। ये हमने पिछली पहली वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, इसका मतलब डेल्टा m इसके डायरेक्टली बराबर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, डेल्टा m निर्भर करेगा 1/λ। ठीक है, तो अगर हमारा लैम्डा बढ़ेगा, किसी रंग का अगर लैम्डा ज़्यादा है तो उसका विचलन क्या होगा, सबसे कम। तो लैम्डा जो बेनिया पीनाला जो हमारा बर्ड क्रम होता है उसको देख लेते हैं उसमें। अब जो हमारा लाल रंग होता है उसका लैम्डा क्या होता है, सबसे ज़्यादा, तो उसके लिए विचलन कोण क्या होगा, सबसे कम। और नीले रंग के लिए लैम्डा सबसे कम, तो विचलन कैसा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। अगर ये हमारे श्वेत प्रकाश किरण होती तो टकराने के बाद ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती। ठीक है, जैसे लाल, नीला, पीला जो भी आता हमारा, तो हमारा जो सबसे कम किसके लिए आया है, लाल रंग के लिए। इसका मतलब यहाँ पर आपका लाल रंग आता, जिससे क्या है विचलन कोण सबसे कम रहता, और नीला रंग हमारे सबसे नीचे प्राप्त होता, क्योंकि हमारा विचलन कोण यहाँ से ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए लाल रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम, और बैगनी रंग का या नीले रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों, उसकी लैम्डा, लाल रंग की लैम्डा ज़्यादा होती है और नीले रंग की लैम्डा कम, इसलिए लाल रंग का विचलन कोण ज़्यादा और नीले रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। ठीक है, वो नीले रंग का विचलन कोण सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।